हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में समझा था। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, जब हम सांस लेते हैं ना, तो अगर आप फील करोगे तो आपकी चेस्ट में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? इसके लिए एक स्पेशलाइज सेल्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मसल सेल्स कहते हैं। हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि मसल्स का काम क्या होता है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो उस वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो इस काम को करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन के लिए जो सेल्स इन्वॉल्व होती है, उस सेल्स को हम कहते हैं मसल सेल्स। इसी की वजह से क्या है, हमारी चेस्ट में मूवमेंट होता है मसल सेल्स की वजह से। अब हमने सांस तो ले ली, हमने ऑक्सीजन को इनहेल तो कर लिया। हमें पता है ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो आपने ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या की, ऑक्सीजन इनहेल कर ली। अभी ऑक्सीजन गई कहाँ? तो ये ऑक्सीजन क्या होती है कि हमारी जो बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इस ऑक्सीजन को जो हमने ब्रीदिंग प्रोसेस में इनहेल की है, उस ऑक्सीजन को लंग्स क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और हमें पता है कि हमारे हेड टू टो क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो यही ब्लड क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को लेके हमारी जो भी बॉडी पार्ट्स को या बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो किसके थ्रू पूरी होती है, ब्लड के थ्रू। क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक या एक सेल से दूसरी सेल्स तक। अब हम कह रहे हैं कि हम इनहेल करें, हमें पता है कि ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते। पर हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है? अगर सोचो, हम ऑक्सीजन, ठीक है, हमने तो इनहेल और जो एक्सहेल प्रोसेस है, उसमें ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। पर हमारी सेल्स को क्यों ऑक्सीजन की जरूरत है? तो ऑक्सीजन क्या करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रो में हेल्प करती है। ठीक है, हम ग्रो तभी कर रहे हैं, हम जिंदा इसी वजह से हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। साथ ही साथ रिप्रोड्यूस, कोई भी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन में ऑक्सीजन हेल्प करती है। इसके अलावा जो हमारी ऑक्सीजन है, वो क्या करती है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जिसके लिए आपने तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। और एटीपी क्या करती है, एनर्जी जनरेट करती है। एटीपी क्या है, एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, जिसको हमारी बॉडी क्या करती है, यूज करती है एज ए एनर्जी, एटीपी को। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसीलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रही है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, तो इसके फ्लो होने से जो भी हमारी बॉडी के, एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को वो क्या कर रही है, कैरी कर रही है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। पर हमारी बॉडी में और भी सब्सटेंसेस होते हैं, और भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या है, वो भी कहाँ के, किसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, ब्लड के थ्रू। तो क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी के सब वेरियस सब्सटेंसेस हैं जिसकी रिक्वायर्ड हमारी सेल्स को होती है, तो किसके थ्रू फ्लो और कैरी होते हैं, ब्लड के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ब्लड क्या है, एक ब्लड ही ऐसा है कि आपकी पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और फूड, क्योंकि हमारे सेल्स को क्या है, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, और दोनों ये रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है, ब्लड। तो हमारा जो ब्लड है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और फूड को जितनी भी सेल्स है उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। साथ ही साथ ब्लड क्या करता है कि जो भी हमारा वेस्टेज होता है, जितने भी हमारी बॉडी पार्ट का वेस्टेज होता है, उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसको डिस्पोजल के लिए लीवर और किडनी तक पहुंचाता है। क्योंकि सिर्फ कलेक्ट करने से तो नहीं, उसको अपनी बॉडी से डिस्पोज भी तो करना है, उसको बाहर भी तो निकालना है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जितना एक तो सब्सटेंसेस पहुंचाता है जिसकी रिक्वायरमेंट है सेल्स को, साथ ही साथ जो सेल्स का वेस्टेज है उसको कलेक्ट करता है और लीवर और किडनी तक डिस्पोजल के लिए पहुंचाता है। ठीक है, तो एंड ब्लड एंड मसल्स क्या है, हमारे टिश्यू जो हमारे बॉडी में मिलते हैं। तो एनिमल टिश्यू का एग्जांपल है ब्लड और मसल्स। अभी हम डिटेल में समझेंगे के बारे में, पर अगर एग्जांपल की बात करें कि एनिमल टिश्यू के एग्जांपल क्या होते हैं, ब्लड सेल्स और एंड मसल सेल्स।
देखो, एनिमल बॉडी में जो भी एनिमल टिश्यू है उनके फंक्शन के बेसिस में, कि जो भी फंक्शन उन्हें परफॉर्म करना है उसके बेसिस में हम एनिमल टिश्यू को क्लासिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। जैसे इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन, टिश्यू मीन्स जब हमारी सेल्स क्या होती है, ग्रुप में फॉर्म होती है, मतलब जब बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं, ग्रुप बनाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड क्या है, हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है और वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, इसीलिए ब्लड क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। क्योंकि ब्लड का काम क्या है, एक तो ऑक्सीजन को ले जाना, दूसरा जो भी हमारी बॉडी में वेस्टेज है उसको डिस्पोज करने में, उसको भी डिस्पोजल के लिए ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। वो कैसे, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। दूसरा हम कह रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यू, ये किसका एग्जाम्पल होता है, मस्कुलर टिश्यू का। क्योंकि मसल्स का काम क्या होता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो उसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये इन टिश्यू को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो इस बेसिस में हम एनिमल टिश्यू को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा एनिमल बॉडी में कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, मतलब जो भी हमारे, ये समझ लीजिए ऑर्गन है, जो हमारी एनिमल बॉडी के ऑर्गन होते हैं ना, उनको जो भी टिश्यू प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं, उन टिश्यू को हम कहते हैं इपीथेलियल टिश्यू। क्योंकि इपी माना क्या होता है, सबसे बाहर। जैसे हमारे प्लांट टिश्यू में इपीडर्मिस थी ना, कि इपीडर्मिस क्या थी, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कवर कर रही है, वो इपीडर्मिस था। उसी तरीके से हमारे एनिमल में क्या होता है, इपीथेलियल टिश्यू होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन और कैविटीज होती हैं उनको कवर करता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, इपीथेलियल टिश्यू। हमारी इपीथेलियल टिश्यू कवरिंग के साथ साथ क्या करते हैं, बैरियर बनाते हैं, जिससे क्या है, हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम के रखे सेपरेट रह सके, अलग रह सके। स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेली, किडनी ट्यूबुलस, ये सब हमारे इपिथेलियल टिश्यू से बने हुए होते हैं। जो हमारी इपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती है ना, वो टाइटली पैक्ड होती हैं और एक कंटिन्यूअस सीट जैसी फॉर्म करती हैं। हमारे इपिथेलियल जो सेल्स होती हैं उसमें बहुत कम अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। सीमेंटिंग मटेरियल मींस कि वो मटेरियल जो क्या कर रहा है, हमारी सेल्स को एक दूसरे से जोड़े रख रहा है, पर वो इतने टाइटली पैक्ड हैं तो उसमें जगह ही नहीं है, उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं है। तो वहां पे जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है इपिथेलियल टिश्यू में। तो इससे क्या हो है कि अब हमारी बॉडी में, या बॉडी में कोई भी चीज एंटर करनी है या हमारी बॉडी से बाहर जाना है, ठीक है, एंटर करना है या लीव करना है, दोनों ही केस में उस पार्टिकल्स को या उस सब्सटेंस को क्या है, कम से कम इपिथेलियम की एक लेयर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी हर एक सेल्स के हमारे हर एक ऑर्गन के हर एक कैविटी को किसने कवर किया है, इपिथेलियल टिश्यू ने। तो एक लेयर तो कम से कम उस मटेरियल को एंटर और लीव करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी। सेल्स की परमिबिलिटी के कारण जो भी हमारे मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में हो या हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में हो, तो इसके लिए जो इपिथीलिया होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये समझ लीजिए, इपिथीलियम टिश्यू है वो गेट है, वही बताएगा कि किस मटेरियल ने एंट्री लेनी है या कोई भी मटेरियल एग्जिट कर सकता है। क्योंकि ये जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन उसको अलाउ कर रहा है, इपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे डिफरेंट इपिथेलिया हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कि ये फ्लैट शेप है या इस तरीके से क्यूबॉइड है। ठीक है, अभी डिटेल में समझेंगे। तो क्या होता है कि ये जो इपिथेलिया है ये डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर शो करते हैं, और हर एक जो इपिथेलिया है वो यूनिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेली होती हैं, जहाँ पे क्या है कि जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस से। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमारे एपिथेलिया क्या कर रहा है, किसी भी मटेरियल के
ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सा मटेरियल एंट्री करेगा, कौन सा मटेरियल एग्जिट करेगा। तो जो हमारी सरफेस है ना एपिथेलियल टिश्यू की, वो क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल, क्योंकि वो ही परमिट दे रही है, वो पहले सेलेक्ट कर रही है कि वो सेलेक्ट करेगी कि हाँ ये मटेरियल एंट्री कर सकता है, नहीं ये मटेरियल एंट्री नहीं कर सकता, तो सेलेक्ट कर रही है, उसी के बाद वो एंट्री और एग्जिट अलाउ कर रही है। तो ये एग्जांपल है इसके हमारे लाइनिंग, ब्लड वेसल, लंग, एल्वेली। इसमें क्या है कि कोई भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल सरफेस के थ्रू होता है। जो किस तरीके की एपिथेलियम होती है, सिंपल फ्लैट काइंड की, जो आपको सबसे पहला दिख रहा है ना, ये फ्लैट, ये एग्जांपल है हमारे लाइनिंग, ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेली का, जहाँ पे हमारा एपिथेलियम क्या होता है, फ्लैट होता है। हमारी जो फ्लैट एपिथेलियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल स्केमस एपिथेलियम। स्केमा मीन्स क्या होता है, स्केल ऑफ स्किन, ठीक है। जो हमारे सिंपल स्केमस एपिथेलियम सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट, और ये क्या करती हैं, डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करती हैं। ये जो आपको दिख रही है फिगर, ये क्या है, स्केमस एपिथेलियम है। ये क्या है, बहुत ज्यादा थिन है, फ्लैट शेप में है, और इसकी जो लाइनिंग है वो बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक होती है। क्योंकि आप जैसे अगर हमारा जो स्किन होती है ना, हमारी बॉडी को हमारी स्किन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो ये भी स्केमस एपिथेलियम की बनी होती है। इसीलिए क्या है कि जब आपकी स्किन क्या है, कहीं पे भी ऐसे रगड़ता है ना, आपका हाथ कहीं पे ऐसे लगेगा, रब करेगा, तो आपकी स्किन क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है एपिथेलियम की, वो क्या है, किसकी बनी है, स्केमस एपिथेलियम की, और जो क्या होती है, बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, फ्लैट होती है, एक्सट्रीमली थिन होती है। हमारे एसोफेगस और लाइनिंग ऑफ द माउथ, एसोफेगस क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जहाँ पे हमारा फेरिंक्स हमारे स्टमक से कनेक्ट रहता है, ठीक है। एसोफेगस में और लाइनिंग ऑफ द माउथ में को भी हमारे स्केमस एपिथेलियम कवर करते हैं, क्योंकि एपिथेलियम क्या है, हमारा एपिथेलियम टिश्यू जो हमारे हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को क्या करता है, कवर करता है, कवर कर रहा है, कवरिंग कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एसोफेगस, माउथ की लाइनिंग और स्किन, ये तीनों क्या है, हमारे सिंपल स्केमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल हैं। जो हमारे स्किन एपिथेलियम सेल्स है, हमें पता है कि हमारी स्किन में क्या है, हल्के से भी वेयर टेयर होता है, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेलिकेट लाइनिंग होती है हमारी स्केमस एपिथेलियम की, तो उस लाइनिंग की जो, ये हम कह रहे हैं कि थिन है, बहुत डेलिकेट है, उसकी वजह से जो हमारी वेयर और टेयर हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे स्किन एपिथेलियम सेल्स होती हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लेयर में अरेंज रहती है। मतलब इस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है कि बहुत सारी लेयर्स फॉर्म करती है हमारी स्किन में। ये जो अरेंजमेंट का पैटर्न है हमारी लेयर में, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिफाइड स्केमस एपिथेलियम। जब हमारा एपिथेलियम क्या है, हमारी जो एपिथेलियम टिश्यू है वो लेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में उनका अरेंजमेंट है, तो उस टाइम पे हम एपिथेलियम को क्या कहते हैं, स्टेरिफाइड स्केमस एपिथेलियम। जो आपको कहाँ पे मिलता है, आपकी स्किन में। आपकी स्किन इस तरीके से अरेंज रहती है कि वहां पे क्या होती है, लेयर टू लेयर होती है। क्योंकि अगर आप अपनी आउटर स्किन की बात करें और आपके अंदर, हम कह रहे हैं कि हमारे अर्गन, हमारे जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, उन्हें कवर करने का काम कौन कर रहा है, एपिथेलियम। अगर हमारे स्किन इतनी डेलिकेट, हम कह रहे हैं स्केमस एपिथेलियम क्या है, बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत थिन है, अगर वो क्या है, स्किन हट गई तो डायरेक्ट हमारी बोन पे लग जाएगी, ठीक है। तो उसी डायरेक्ट बोन पे ना लगे, इसके लिए क्या है, हमारी जो स्किन है वो लेयर्ड बना रही है, इस तरीके से क्या है, एक लेयर के नीचे क्या है, इस तरीके से ये लेयर फॉर्म कर रही है। तो ये लेयर किसको हम, लेयर जब क्या है, एक के ऊपर एक लेयर्स फॉर्म इस तरीके से अरेंज हुई है, तो इस टाइम पे हम जो स्केमस एपिथेलियम इसको कहते हैं स्टेरिफाइड स्केमस एपिथेलियम। अब क्या होता है कि जब एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन मिलता है, कहाँ पे, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में हमारी जो एपिथेलियम सेल्स है वो किस तरीके से होती है, टॉल, मतलब वो लंबी होती है, जैसे आपको इसमें दिख रहा है, ये क्या है, ऐसे इस तरीके से हमारी जो एपिथेलियम सेल्स है वो अरेंज है हमारे, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये कॉलमनर जो क्या है, पिलर लाइक, मतलब क्या है, पिलर्स है ना,
एक पिलर दूसरा पिलर कॉलम जैसे बना रहे हैं। तो इस जो ये कॉलम टाइप के हमारे इपिथेलियम है, ये क्या करते हैं, कोई भी जो इपिथेलियम बैरियर है उसके मूवमेंट, मतलब हमने क्या पढ़ा कि जो इपिथेलियम होता है वो कवरिंग का काम करता है, वो सिलेक्टिव परमेबल है, वो कोई भी अगर मटेरियल को, सब्सटेंसेस को हमारी स्किन के या किसी भी सेल्स के अंदर एंट्री और एग्जिट करना है, तो उसने किसके किसके कौन उसको बताएगा कि एंट्री करनी है एग्जिट करनी है, इपिथेलियम टिश्यू। तो ये जो हमारे कॉलम बने होते हैं कहाँ पे, हमारी इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो कॉलमनर इपिथेलियम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये टिश्यू इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वहां पे ये क्या होते हैं, पिलस की फॉर्म में होते हैं, और जो हमारे इपिथेलियम बैरियर है उनके मूवमेंट को क्या करते हैं, पास करते हैं, अक्रॉस करते हैं, कि जो बैरियर बन गया, अब कुछ ना कुछ हमारा मेटेरियल अंदर जाना है, इंटेस्टाइन के अंदर जाना है, या इंटेस्टाइन से कोई चीज उसके एनवायरमेंट में बाहर जाना है, तो ये पिलर्स जो हैं उसी मूवमेंट का इन पिलर्स के थ्रू मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि हम समझ गए कि हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है, जो हमारी क्या होती है, जहाँ पे हमारा एपिथेलियम बहुत ही फ्लैट होता है, थिन होता है और डेलिकेट होता है। स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है कि जब लेयर्स का इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि हमारी लेयर्स क्या है, लेयर हमारा पैटर्न क्या है, लेयर फॉर्म में, तब स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और हमारा कॉलमनर, या आप क्या कह सकते हैं कि टॉल एपिथेलियम सेल्स, ये क्या है, जब कॉलम्स की पिलर की तरह हमारा एपिथेलियम सेल्स अरेंज होते हैं, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहां पे हमारा कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में क्या होते हैं, सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब औ- देखो हमने पढ़ा है कि हमारे टिश्यू जो है इस तरीके से अरेंज है कि उन्होंने कोई काम करना है, ठीक है, उनका कोई फंक्शन है, तो हमारे जो भी सेल्स में उसका जिस तरीके का फंक्शन है उसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर फॉर्म है। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलमनर एपिथेलियम तो कॉलम्स तो होंगे, पर वहां पे सीलिया भी प्रेजेंट होगा। सीलिया मीन्स कि एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन हमारी आउटर सरफेस में, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है उसकी आउटर सरफेस में एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जब ये सीलिया क्या करता है, मूव करता है, तो इसके मूवमेंट से क्या होता है कि जो म्यूकस होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो बलगम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सीलिया के मूवमेंट से उसे आगे को धक्का मारता है, मतलब उसे फॉरवर्ड करता है, जिससे क्या हो जाता है, वो हमारी सेल से क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर होता है, म्यूकस। और ये किसके थ्रू हो रहा है, सीलिया के थ्रू। और सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारे कॉलमनर एपिथेलियम है, जब उस जहाँ पे हमारे कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइप के एपिथेलियम को हम कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। है कॉलमनर एपिथेलियम, पर क्या है कि उसमें जो एडिशनल प्रॉपर्टी है उसकी वजह से उसका बस नाम बदल गया, ठीक है। कॉलम्स ही प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे, तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब समझते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम, जहाँ पे क्या है, हमारे जो सेल्स का शेप हो क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, जो ये क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स, जो कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे हमारी कौन सी सेल्स फॉर्म करती हैं, जो हमारी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, वहां पे हमारे क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या करते हैं, हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स और सेलिवरी ग्लैंड को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और किस तरह का शेप है, क्यूब शेप का, मतलब जो हमारे क्यूबॉइडल होते हैं ना, जब हमारा ये इस तरीके से मतलब क्यूब फॉर्म करते हैं, उस तरीके के जब एपिथेलियम होता है उसे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। और ये हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स और सेलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे इनका काम क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जहाँ पे वो एज ए ग्लैंड सेल्स, ठीक है, मतलब इपिथेलियम सेल्स ही होंगी, क्योंकि मतलब उनका स्ट्रक्चर, उनका काम उसी तरीके के, पर जब क्या होंगी, वो इपिथेलियम सेल्स क्या कर रही है, कोई सब्सटेंस सिक्रीट कर रही है हमारी इपिथेलियल सरफेस में। वो किस तरीके से काम कर रही है, हमारी ग्लैंड सेल्स की तरह। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी इपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो इनवर्ड अंदर की तरफ क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, जिसके वजह से क्या करती हैं, वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करती हैं। इस टाइम पे जब वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू, तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अभी तक हमने जितनी भी टिश्यू पढ़े, जितनी भी सेल्स पढ़ी, वो सब क्या थे, इपिथेलियल टिश्यू ही थे। अपने स्पेशल फीचर्स और फंक्शन की वजह से उनका नाम बदल गया। जैसे सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंड प्रेजेंट है तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, नाम
सबके सब टिश्यू क्या है, एपिथेलियम टिश्यू ही है, बस अपने स्पेशल फीचर और फंक्शन की वजह से उनको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, जिससे हम उसे क्लासिफाइड कर सकें कि ये अगर सीलिएटेड है तो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा ये एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। सेकेंड हमारा जो टिश्यू है वह है कनेक्टिव टिश्यू। हमने पहले ही पढ़ लिया कि हमारा ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ब्लड क्या है, हमारी हेड टू टो फ्लो करता है, और कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन। तो ब्लड क्या है, हमारी पूरी बॉडी में फ्लो है, और हमारी जो ब्लड सेल्स होंगी वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी, तो इसीलिए जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं वो क्या होती है, लूजली स्पेस्ड रहती हैं और हमारे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में इम्बेडेड रहती हैं। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स क्या है, जेली लाइक होता है। ठीक है, जेली समझते हो ना कि ना ही वो आपने खाई होगी टॉफी जेली की, तो जेली जैसी मैट्रिक्स होती है, वो फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। मतलब ये मैट्रिक्स फ्लूइड, डेंस और रिजिड तीनों तरीके का हो सकता है, और जेली लाइक ये मैट्रिक्स होता है। जो हमारा मैट्रिक्स का नेचर है कि वो फ्लूइड, डेंस या रिजिड होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि जो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनका जो भी फंक्शन होगा उसी वो किस पे डिपेंड करता है, जो मैट्रिक्स का नेचर होता है। ठीक है, अभी जो फिगर में आप देख रहे हैं ना, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन, हाइलाइन, कार्टिलेज टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे होता है, लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा में हमारे रेड ब्लड कार्पेल्स, वाइट ब्लड कार्पेल्स एंड प्लेटलेट इम्बेडेड रहते हैं या सस्पेंडेड रहते हैं। मींस हमारे प्लाज्मा में ही आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो प्लाज्मा है ये हमारा प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन भी प्रेजेंट होता है। मतलब ये समझ लीजिए जैसे हमारा ब्लड है, लिक्विड फॉर्म में है हमारा ब्लड हमारी बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्रोटीन, साल्ट, हार्मोन सब प्रेजेंट होता है। इसीलिए ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या करता है, जब वो हमारी बॉडी में फ्लो करता है तो क्या क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को, ये सब कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड। एक सेल से दूसरी सेल्स में या एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो करके इन चीजों को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का बोन। आपने देखा ना, हमारी बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी तो वो एक फ्रेमवर्क बना रही है, जिससे क्या है, हमारी बॉडी को एक सपोर्ट मिल रहा है। अगर क्या होती है, कनेक्ट नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, तो क्या है, आपके एक अलग जिस तरीके की आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। यही कनेक्शन एक फ्रेमवर्क बनाता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी के सपोर्ट के साथ साथ हमारे बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन और जो भी मसल्स होती हैं उनको भी हमारे बोन्स क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं, करती हैं। बोन क्या है, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। जो हमारी बोन सेल होती है वो, जो हमारा बोन सेल्स का मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। जैसे हमारी ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, लिक्विड या फ्लूइड है, उसी तरीके से जो बोन सेल होती है उसका मैट्रिक्स क्या होता है, हार्ड। हमने क्या कहा था कि मैट्रिक्स पे ही, उसकी जो नेचर ऑफ मैट्रिक्स है उसी पे डिपेंड करता है कि जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू है उसका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो बोन सेल्स का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। इन्हीं जो ये हार्ड मैट्रिक्स है इसी में बोन सेल्स क्या होती है, एम्बेडेड रहती है, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस के। इसीलिए हम कहते हैं हमको अपनी डाइट में कैल्शियम और फास्फोरस लेना चाहिए। क्यों, जिससे हमारी बोन्स क्या हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो हमारी बोन सेल्स होती है वो क्या है, हार्ड मैट्रिक्स में इम्बेडेड रहती हैं, और हमारे ब्लड सेल्स किस में रहती हैं, लिक्विड मैट्रिक्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और उसमें क्या क्या इम्बेडेड रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्रोटीन, हार्मोन्स। ठीक है, ये सब क्या रहता है, प्लाज्मा में ही है, और ये प्लाज्मा क्या है, हमारा ब्लड सेल्स का मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती है, दो बोन, एक बोन दूसरी बोन से किस तरह से कनेक्ट रहती है, अनदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू यूज होता है एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, लिगमेंट।
ठीक है, इसीलिए क्या है, बोन सेल्स क्या है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू। बोन सेल्स जो हमारी ऑलरेडी क्या है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। जो हमारा लिगमेंट है वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। जो क्या करता है, लिगमेंट का काम क्या है, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करना। लिगमेंट क्या होता है, ये जो लिगमेंट टिश्यू है ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ, ताकत होती है, बहुत ज्यादा होती है लिगमेंट की। लिगमेंट में बहुत कम मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। अब तीसरा हमारा बोन आता है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू आता है, टेंडन। टेंडन क्या कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। जैसे हमारी लिगमेंट है वो क्या कर रहा है, बोन टू बोन, मतलब एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर रहा है। बट टेंडन क्या कर रहा है, मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। टेंडन क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, पर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जैसे हमने लिगमेंट में क्या पढ़ा कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, पर टेंडन में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जो हमारा दूसरा मतलब इसके बाद जो हमारे टेंडन के बाद कनेक्टिव टिश्यू आता है वो होता है कार्टिलेज। जो क्या इसकी सेल्स क्या होती है, वाइडली स्पेस रहती है, क्योंकि कनेक्ट तो है पर स्पेस बहुत ज्यादा है सेल्स के बीच में। जो हम कहेंगे दूरी है वो बहुत ज्यादा होती है, किसके केस में, जो कार्टिलेज होता है। ठीक है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। बोन्स का मैट्रिक्स भी क्या होता है, सॉलिड होता है। जो किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। ब्लड्स का हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, फ्लूइड या लिक्विड होता है, जो किसका बना होता है, हमारे प्रोटीन्स, हार्मोन एंड साल्ट का। वैसे ही हमारे कार्टिलेज का जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड का होता है, और किसका बना होता है, प्रोटीन और शुगर का। देखो डिफरेंस समझते रहोगे तो चीजें समझ जाओगे। जैसे अगर हम कहें कि कनेक्टिव टिश्यू, सब समझ गए ना क्या क्या होती है हमारी, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, लिगमेंट, टेंडन, कार्टिलेज, ये सब क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। किस वजह से इनका अलग अलग नाम है, उनकी जिस तरह का फीचर्स है, जिस तरीके का फंक्शन है। और यहाँ पे क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स डिसाइड करता है कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है किस तरीके का फंक्शन करेगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जो कार्टिलेज है उसका मैट्रिक्स क्या होता है, सॉलिड होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और शुगर का। जो हमारा कार्टिलेज है ये क्या करता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे हमारी बोन क्या कर रही है, जॉइंट कर रही है, वहां पे बोन सरफेस को क्या करता है, स्मूथ करने का काम करता है। और हमारा कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज, एयर, ट्रेकिया, लेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसी वजह से, क्योंकि कार्टिलेज का काम क्या है कि ये है तो बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है, पर क्या है, इसकी स्ट्रॉन्ग है, पर ये क्या कर रहा है, बोन सरफेस को स्मूथ कर रहा है। ठीक है, स्मूथ करने का काम की वजह से क्या है, जो हमारे कान पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम अपने कानों को क्या कर सकते हैं, एयर्स को क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। पर हम अपनी अगर आर्म की बोन है उसको बेंड नहीं कर पाएंगे, मोड़ नहीं पाएंगे। मतलब आप अप तो कर सकते हैं, डाउनवर्ड पूरा नहीं उसको बेंड कर पाएंगे। किस वजह से, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। वहां पे कार्टिलेज टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, क्योंकि कार्टिलेज टिश्यू क्या करता है, जॉइंट में बोन सरफेस को स्मूथ करता है। कार्टिलेज के बाद हमारा दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कहाँ पे मिलता है, हमारी स्किन और मसल्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि बीच में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जब टिश्यू एक सेल दूसरी सेल्स को जोड़ रही है। ब्लड सेल्स में तो सिर्फ ब्लड सेल्स हैं, बोन्स में बोन सेल्स हैं, पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में स्किन और मसल्स सेल्स क्या कर रही है, एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं या कनेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। या हमारी ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नर्व्स के चारों तरफ, और बोन मैरो में। तो कहाँ कहाँ पे हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, स्किन और मसल्स के बीच में, हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स के चारों तरफ, और बोन मैरो में। एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है। मतलब जो भी हमारे ऑर्गन के बीच में या अंदर जो स्पेस होगा ना, उसको एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं, फिल करते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ जो हमारी टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सब किसका काम है, एरियोलर टिश्यू का। इसके बाद आता है हमारा फैट सॉर्टिंग एडिपोज टिश्यू, जो कहाँ पे मिलता है, हमारी स्किन के बिलो द स्किन और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। जो हमारी स्किन है उसके नीचे और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसके बीच में फैट सॉर्टिंग एडिपोज टिश्यू मिलता है।
जो ये टिश्यू होती हैं, इसकी सेल्स क्या होती हैं, फैट ग्लोब्यूल से फिल रहती है। मतलब जैसे हमारा एरियोलर टिश्यू क्या करता है, ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करता है, वैसे ही हमारे जो इंटरनल ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होगा, या आप कह सकते हैं कि वो सेल्स किससे भरी होंगी, फैट ग्लोब्यूल से फिल रहेंगी। किसकी, इंटरनल ऑर्गन की। और जो हमारे स्किन के नीचे का पार्ट होता है वो हमारे फैट सॉर्टिंग एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होगा। ये जो फैट का स्टोरेज है, ये किस तरीके से काम करेगा, इंसुलेटर के काम से। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा इंटरनल ऑर्गन का है, मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन के अंदर का है, वो किससे फिल है, फैट से फिल है। ठीक है, वहां पे फैट का स्टोरेज है। अब वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, मतलब कि जैसे इंसुलेटर क्या करता है, कोई भी चीज को बाहर नहीं जाने देता, बाहर की चीज को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, तो क्या है, अगर फैट से स्टोरेज है तो पानी अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, इंसुलेटर का काम किया, तो हमारे जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर पानी एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे किसका स्टोरेज है, फैट का। तो ये जो फैट सॉर्टिंग एडिपोज टिश्यू है, ये इंसुलेटर का भी तरह काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बाद मस्कुलर टिश्यू। जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है, ये इलोंगेटेड सेल से बने होते हैं। इनको हम मसल्स फाइबर्स भी कहते हैं। हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, उसके लिए मसल्स टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब मसल टिश्यू हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या है कि ये मसल्स एक स्पेशल प्रोटीन कंटेन करती है। उस प्रोटीन को हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। इसी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की वजह से हमारी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमारी बॉडी में मूवमेंट कराती हैं। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारी कॉन्शियस विल के थ्रू मूव करती है। मतलब जब हम चाहें तब वो मसल्स क्या करिए, मूव करिए। जब हम चाहें उन मसल्स का मूवमेंट को हम स्टॉप करा सकते हैं। तो लिम्स में जो भी मसल्स प्रेजेंट होती है, जिनका मूवमेंट हम अपनी ओन विल के अकॉर्डिंग उसका मूवमेंट कराते हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। जिनका मसल्स कौन करा रहे हैं, हमारी कॉन्शियस विल करा रही कि अब अभी हमें चाह रहे हैं कि हाँ, हम अपनी लिम्ब में जो मसल्स प्रेजेंट है उनको मूव कराएं, या जब हम चाहें उसका मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। तो उन मसल्स को क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स। इन मसल्स को, वॉलंटरी मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मसल्स हमारी बोन से अटैच होती हैं। ठीक है, ये मसल्स हमारी बोन से अटैच होती हैं, इसलिए हम इन्हें स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब जब इन मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप इनमें लाइट और डार्क बैंड, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखेंगे। मींस लाइट डार्क, इस तरीके के बैंड दिखेंगे। या आप अगर इस मसल सेल्स को क्या करें, स्टेन करें, इसमें कलर करें, तो आपको स्ट्राइटेशन दिखेगा, धारी जैसी दिखेंगी, एक लाइट बैंड की, एक डार्क बैंड की। ठीक है, इसी वजह से हम इन मसल्स को स्ट्राइटेट मसल्स भी कहते हैं। तो क्या क्या पढ़ लिया आपने, वॉलेंट्री मसल्स। क्यों? क्योंकि ये हमारी ओन व्हील्स, हम जो चाहें जब चाहें इन मसल्स को मूव करा सकते हैं, जब चाहें इनका मूवमेंट स्टॉप कर सकते हैं। या स्केलेटल मसल्स, क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स किससे अटैच रहती है, बोन से, इस वजह से उसका नाम क्या है, स्केलेटन। तीसरा नाम क्या है इस मसल्स का, स्ट्राइटेट मसल्स। क्यों? क्योंकि इस मसल्स में लाइट और डार्क के अल्टरनेट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम इन मसल्स को स्ट्राइटेट मसल्स कहते हैं। नाम एक ही है, अगर उनकी हम फीचर्स देखेंगे, हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उस वजह से उनका नाम अलग अलग दिया है। ठीक है, सेम मसल्स है, वॉलेंट्री, स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल्स। अब जो इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स, मल्टी मीन्स होता है एक से ज्यादा। तो हमारे जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है और अनब्रांच होता है। यह है आपका स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, या वॉलंटरी मसल्स। जो हमारे फूड का मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, या हमारी ब्लड वेसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, वो क्या होता है हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट मीन्स आपका मूवमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। किस चीज का, जो मूवमेंट होता है ना फूड का एलिमेंट्री कैनाल में, या ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। इसी वजह से हमारी जो इन्वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं उनको हम स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते हैं। जो इनका कंट्रोल, इनके मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, जो हमारी स्मूथ मसल्स और
इनवॉलेंट्री मसल्स। मीन्स इनवॉलेंट्री मसल्स को ही हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। यही मसल्स क्या करती हैं, हमारे जो फूड का एलिमेंट्री कैनाल में या हमारी ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन की मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। हमारे अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट नहीं होता है या हमारे अकॉर्डिंग उनको हम उनके मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते। ये जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स, ये कंट्रोल करती है मूवमेंट को। ठीक है। अब जो ये मसल्स होती हैं हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये कहाँ पे मिलती हैं, हमारी जो आंखों की आइरिस होती है ना, वहां पे, यूट्रस में और हमारे लंग की ब्रोंकाई में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी आंखों की आइरिस में, पुतलियों में, हमारे यूट्रस में, और जो लंग्स की ब्रोंकाई होती है वहां पे हमारी जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स होती हैं। हमारी जो स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये किस तरीके की होती है, लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड। ठीक है, जो इनका इस तरीके की लॉन्ग, एक तो लंबी होंगी और जो एंड में क्या होगा, इनका पॉइंट जैसा होगा, स्पिंडल शेप कह लीजिए। और ये क्या होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है। यूनी मीन्स सिंगल। ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है, जबकि हमारी वॉलेंट्री मसल्स में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं हमारी वॉलेंट्री मसल्स में। इनवॉलेंट्री मसल्स में हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ एक होता है, यूनी न्यूक्लिएट। इन मसल्स को, इनवॉलेंट्री मसल्स को हम अनस्ट्रेन मसल्स भी कहते हैं। दोनों का डिफरेंस ये है कि वॉलेंट्री मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, अनस्ट्रेन मसल्स भी कहते हैं। वैसे वॉलेंट्री मसल्स को हम क्या क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स और स्ट्रेटेड मसल। उसका रीजन आपने अभी समझ लिया। अब जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं, ठीक है, जो क्या दिखाती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन दिखाती है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ना कि कोई बीमार होगा बेड में तो उसकी ऐसी हार्ट बीट ऐसे अप डाउन इस तरीके का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन दिखाता है हमारी पूरा। मतलब जब अगर ये लाइन क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, मीन्स वो इंसान मर गया। तो क्या है कि जो भी हमारी हार्ट में मसल्स प्रेजेंट होती है, जो क्या दिखाती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन दिखाती है। हार्ट में जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स कहते हैं। ठीक है, मसल्स क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग तो मसल्स को स्टॉप या स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये है इनवॉलेंट्री मसल्स। अगर आप अपने हार्ट को चाहते हैं कि वो रुक जाए, वो काम करना बंद कर दे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना बंद हो जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो इन मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करती है। पर हार्ट के केस में हम इनवॉलेंट्री मसल्स को क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स कहते हैं। जो हमारे हार्ट मसल्स है उन सेल्स का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। मींस हार्ट मसल्स में भी हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है, ये सिलेंड्रिकल, ये हमारा क्या है, हमारे कार्डिक मसल्स का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये सेल्स क्या है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच है, और इसमें न्यूक्लियस क्या है, सिंगल, एक न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होता है। हर एक में क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, यह है हमारी कार्डिक मसल्स। अब बात करते हैं हम अपने चौथे एनिमल टिश्यू का, नर्व टिश्यू। अब क्या होता है, हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो क्या करे, स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करे। स्टिमुली क्या होता है, सपोज आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आप जैसे ही बाहर जाते हैं तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, सीधे बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस उजाले की वजह से आपकी आंखों ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, और वो जो उजाला है वो क्या है, स्टिमुली है। तो हमारी हर एक सेल्स की क्या एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुली पे क्या करे, रिस्पॉन्स करे। जब उसे उत्तेजित कराया जाए तो वो क्या करे, उसमें प्रतिक्रिया दे। तो हर एक सेल्स के पास ये एबिलिटी है, वो क्या करे, स्टिमुली पे रिस्पॉन्स करे। तो हमारी जो नर्व टिश्यू होती हैं उसमें जो सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, वो इस तरीके से स्पेशलाइज होती हैं कि जब भी आप स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो भी स्टिमुलेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या करेंगी, जो नर्व सेल्स हैं उसको बहुत तेजी से क्या करेंगी, ट्रांसमिटेट करती हैं उस स्टिमुलस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो हमारी नर्व सेल्स का, नर्व टिश्यू का क्या काम होता है कि जो भी स्टिमुलेशन हुआ है हमारी सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, तो उसको क्या करना, ट्रांसमिटेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम होता है नर्व टिश्यू का। हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब किससे मिलके बनी होती है, नर्व टिश्यू से। ठीक है, अब हमारे जो न्यूरॉन टिश्यू होता है उसकी जो सेल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन।
हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, और टिश्यू भी किससे मिलकर बनते हैं, सेल से। तो हमारा न्यूरॉन किससे में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एक लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट क्या होते हैं, एराइज होते हैं। इस तरीके से ये क्या है, हमारे जो लॉन्ग हेयर टाइप पार्टिकल है। तो यूजुअली क्या होता है, हमारा न्यूरॉन क्या होता है, एक सिंगल पार्ट होता है जिसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसकी क्या हो गई, सेल बॉडी हो गई। और जो ये लॉन्ग पार्ट है ना, सिंगल लॉन्ग पार्ट, ये हमारा होता है एक्सॉन, ठीक है। और ये जो लास्ट में ये है नर्व एंडिंग। और जो हमारे ये बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स जैसे निकले हैं ना हमारे, इस तरीके से ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। तो हमारा जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर हमारी सेल्स की तरह है, बस क्या है उसमें कुछ ये होता है, सिंगल पार्ट का बना है। तो उसकी जो सिंगल लॉन्ग पार्ट है वो क्या है, एक्सॉन है, और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो है डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एज ए सेल, जैसे हमारे और सेल्स में प्रेजेंट होता है। हमारी जो इंडिविजुअल नर्व सेल्स होती है वो लगभग 1 मीटर लंबी होती है, पर जब बहुत सारी जो नर्व फाइबर्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू, हमने पढ़ लिया ना कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो एक टिश्यू को या एक सेल्स को दूसरी सेल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नर्व फाइबर्स, जब बहुत सारी नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, एक साथ जुड़ के कनेक्टिव टिश्यू से क्या होते हैं, एक के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं, ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी में जिस तरीके से ब्लड प्रेजेंट होता है उसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये किस तरीके से, कनेक्टेड टिश्यू से हमारे नर्व फाइबर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और नर्व्स फॉर्म करते हैं। जब क्या होता है कि जब हमने क्या पढ़ा कि नर्व टिश्यू का काम क्या है, सिग्नल को पास कराना या जो भी स्टिमुलस है उसको ट्रांसमिट करना। तो जो भी सिग्नल हमारी नर्व फाइबर ने ट्रांसफर करना है उसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स क्या करता है, हमें बताता है कि कब हमारी मसल्स ने मूवमेंट करना है। कैसे, क्योंकि जब नर्व इम्पल्स का काम क्या है कि उसे सिग्नल मिलेगा क्या करने का, कि अरे अब तो हमने अपनी मसल्स को मूव कराना है। तो ये काम नर्व इम्पल्स कर रही है और किसको बता रही है, मसल्स को बता रही है। तो इसीलिए जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है हमारे नर्व और मसल्स टिश्यू का, ये क्या होता है, फंडामेंटल होता है हर एक एनिमल, मतलब मोस्ट ऑफ एनिमल्स के लिए ये फंडामेंटल होता है। क्योंकि आप जो अगर आप पूरे एनिमल्स की डिटेल करेंगे तो एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए जो हमारे मोस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो नर्व्स और मसल टिश्यू का फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है वो फंडामेंटल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि नर्व्स का काम क्या है, सिग्नल को पास करना या स्टिमुलस को ट्रांसमिटेट करना। मसल्स का काम करना है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमारी बॉडी को मूवमेंट कराना। तो ये दोनों का फंक्शनल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर मसल्स को सिग्नल ही नहीं मिला कि उसे मूव कराना है, क्योंकि कुछ मसल्स तो हमारी ओन विल्स पे कि हम चाह रहे हैं उसे मूव कराओ, हम चाह रहे हैं तो उसे उसका मूवमेंट स्टॉप कर दे। पर कुछ मसल्स क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। उनको कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स कंट्रोल करती हैं। तो इसीलिए इनका जो कॉम्बिनेशन होता है नर्व और मसल्स का, टिश्यू का, वो फंडामेंटल होता है हर एक एनिमल के लिए। इसी वजह से क्या है कि हम मूवमेंट कराते हैं, जब हमारे नर्व्स क्या करती है, उनको स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स मिलता है। इसी वजह से क्या है, जो हमारे एनिमल है वो मूव करते हैं, क्योंकि उन्हें सिग्नल मिला कि आपको आगे को बढ़ना है, या आपका जो हमारी इंटरनल ऑर्गन में जो भी हमारा मसल्स का काम है, ठीक है, जो इनवॉलेंटरी मसल्स का काम है वो हमारी नर्व्स और मसल्स के फंक्शनल कॉम्बिनेशन की वजह से ही हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।